ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें टेलीस्कोप का लेंथ को हम L मान के रखे हुए हैं। टेलीस्कोप का लेंथ क्या है? कैपिटल L हमने मान के रखा है। दैट इज इक्वल टू ट्यूब लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ, है ना। ट्यूब लेंथ लेंथ है जो डिस्टेंस बिटवीन क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई पीस है, आई लेंस है ना। दिस L इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। चलिए, L डिस्टेंस जो है ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी क्या है? इंफिनिटी पर है। U इज एट इंफिनिटी, U भी इंफिनिटी पे है और फाइनल इमेज जो है वो भी इंफिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? इंफिनिटी पर है और फाइनल इमेज जो है वो भी इंफिनिटी पर। ऐसे ऐसे केसों में, यहां पर देखिए, ऐसे ऐसे केसेस में ये जो मैग्नीफाइंग पावर है एक्चुअली F0 बाई Fe, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है F0 बाई Fe, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर आप कह सकते हो तो F0 बाई Fe का रेशियो क्या होगा? सिंपली रेशियो समझो, इसमें रेशियो क्या होगा? FO बाई Fe का रेशियो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू एपर्चर रेशियो क्या है? एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फील्ड लेंस डिवाइडेड बाय एपर्चर ऑफ आई लेंस, है ना। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, है ना। चलिए, ये मैग्नीफाइंग पावर है, तो मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए इसका एपर्चर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, क्लियर कट इमेज बने, ज्यादा से ज्यादा एपर्चर इसकी होनी चाहिए, इसका एपर्चर कम से कम होना चाहिए। प्रैक्टिकली जितना ज्यादा हो सके इसको रखेंगे, प्रैक्टिकली कम से कम इसको जितना रखेंगे, तो प्रैक्टिकली इसको जितना ज्यादा रख सकते हैं उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा टेलीस्कोप का। चलिए, तो ये FO बाई Fe जो है इसको भी आप समझ सकते हो क्या है। अगर यहाँ पे मैं ये बोलूं कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फील्ड लेंस, इसको हम फील्ड लेंस भी कहते हैं, इज वेरी वेरी लार्जर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इससे इसका फोकल लेंथ इसके फोकल लेंथ से लार्जर होना चाहिए, तो बहुत लार्जर होना चाहिए। तो उस केस में आप देख सकते हो कि कहानी क्या बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू FO पे F0 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है Fe है ना। तो ट्यूब लेंथ की बात करेंगे यहाँ पर, इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में ट्यूब लेंथ, यहाँ पे ट्यूब लेंथ की बात करें, अगर हम L की बात करें तो क्या कहानी बन रही है? दैट इज इक्वल टू F0 प्लस Fe। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि F0 इज वेरी वेरी लार्जर देन Fe, तो इस केस में इसको हम भूल जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, ऐसा भी केस बन सकता है ना। वेरी वेरी लार्जर, तो वेरी वेरी लार्जर मान लो ये 100 है, ये 1 सेंटीमीटर होगा, है ना, या बहुत कम हो जाए, उतना भी कम नहीं होता। इसीलिए हम लोग सिर्फ ये अप्रोक्सीमेटेड नहीं लगाते हैं, ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। मान लो ये हमने कहा FO इज वेरी वेरी लार्जर देन Fe, इसका मतलब ये हुआ कि F0 जो है मान लो 100 सेंटीमीटर हो और ये कितना हो 5 सेंटीमीटर हो, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? तो दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा? 105 सेंटीमीटर। तो चलिए, इस तरह से हम लोग समझते हैं। 0.005 होगा तो कहानी कुछ और होगी। जैसे कि मान लो ये 100 सेंटीमीटर हो और ये 0.05 सेंटीमीटर हो, तो क्या होगा? तो 100 सेंटीमीटर ही आएगा। उस केस में हम लोग सोचेंगे कि L लेंथ इज इक्वल टू F0, है ना। यहाँ चलिए, मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल स्टेट में, इस स्टेट में यहाँ देखिए FO बाई Fe दिखा हुआ है, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई एपर्चर ऑफ आईपीस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, है ना। इसका एपर्चर स्मॉल डी, इसका एपर्चर कैपिटल डी, है ना। दैट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक स्पेशल केस बताया था। आगे चलते हैं कि अगर हमने आईपीस को आगे कर दिया और ऑब्जेक्टिव को पीछे कर दिया तो कहानी क्या होगा? अगर हमने आईपीस को आगे कर दिया, ऑब्जेक्टिव को पीछे कर दिया, तो कहानी क्या होगा? अब कहानी क्या होगा देखिए, यहाँ जो मैग्नीफाइंग पावर था, पहले क्या था मैग्नीफाइंग पावर, इस स्टेट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? FO बाई Fe। क्या होगा भाई? FO बाई Fe। लेकिन उल्टा जो घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? Fe बाई FO। अगर इसका वैल्यू हम स्मॉल m ले लेते हैं, या कुछ भी कैपिटल के ले लेते हैं, या स्मॉल के ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर ये वैल्यू
m है, अगर ये वैल्यू 50 है, मान लो ये वैल्यू 50 अगर आ जा रहा है या 100 ही आ जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 100 से 1/100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कि जो वैल्यू आ रहा है इस केस में वो कितने आ रहा है, 1/m² टाइम्स ओरिजिनल दैट इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, बात को समझिए। मैग्नीफाइंग पावर कितने में तब्दील हो जाएगा, ये 100 मैग्नीफाइंग पावर है तो 1/m में तब्दील हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हम लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, और भी जितने सारे टेलीस्कोप हैं समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टडी और द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को हम लोग स्टडी करेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसी में कुछ मॉडिफाई करेंगे तो आएगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके नाम से बता रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि यह रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग है, इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होगा तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था, जो फील्ड लेंस था, उसको हटा के हमने कॉनकेव मिरर रख दिया, उसको हटा के हमने क्या रख दिया, कॉनकेव मिरर रख दिया, उसके जगह पे हमने क्या रख दिया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रखते ही इसका नाम क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। देखिए अरेंजमेंट, लाइट आ रहा है और ये कन्वर्ज करे किसी न किसी पॉइंट पे, तो कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग नेचर है, आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, है ना, कन्वर्ज करता है लाइट को। तो यहाँ देखिए लाइट को एक्चुअली कन्वर्ज करना चाह रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर को रख दिया। तो प्लेन मिरर क्या करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस जगह पे क्या कर देगा, लाइट को लेकर जाएगा, इस जगह लाइट को लेकर जाएगा, इंटरसेक्ट करवाएगा। और यहाँ पर हमने प्लेस करके रखा हुआ है क्या, आई लेंस रखा हुआ है, आई लेंस, आई पीस, ऑकुलर, है ना, और इसके वजह से इमेज दिख रहा है। तो इस तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को बनाने का क्या पर्पस है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या वजह थी जो हमने ये बनाया। जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा जिसकी वजह से हमने इसको बनाया है ना, फायदा हो या ना हो, ये भी एक बात है कि ये नया टाइप का टेलीस्कोप आया जिसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। रिफ्लेक्शन से यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे इमेज बनेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, कॉनकेव मिरर हमने लगाया, ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ कॉनकेव, ऑब्जेक्टिव जो लेंस था, फील्ड लेंस थी, उसके बदले हमने क्या लगाया, कॉनकेव मिरर लगा दिया, कन्वर्जिंग मिरर लगा दिया, है ना। तो यहाँ देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल स्टेट में जो होता है वो टेलीस्कोप में क्या होता है, F0/Fe, F0/Fe। चलिए तो इसका क्या क्या फायदा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इस टाइप के टेलीस्कोप को यूज करने के कितने सारे फायदे हैं। वो देखिए लाइट है, लाइट हल्का होता है, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज वेरी वेरी लाइट, हल्का है, कोई उठा के लेके जा सकता है, चीप है, सस्ता में बन जाएगा, है ना, सस्ते में बन जाएगा। मिरर उठा के ले आओ, मिरर को डाल दो और ये आसानी से बन जाएगा, पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हैंडल करना भी आसान है, आराम से ऑपरेट करना भी आसान है, काफी आसान है, ऑल कैन ऑपरेट इट वेरी इजीली, है ना। तो इस टाइप के टेलीस्कोप को हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, आगे चलते हैं और फायदा समझते हैं, इसका क्या क्या फायदा है। इमेज इज ब्राइट, इमेज इज ब्राइटर देन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से भी जो इमेज बन रहा है उससे ज्यादा यहाँ पे चमकीला इमेज बनेगा। फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन, फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन, इसमें क्रोमैटिक एबरेशन नहीं आता है। क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब ये है कि जो पहले हमने FO यूज किया था, FO जो पहले हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया था, तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस में फोकल लेंथ जो था क्या होता है, फोकल लेंथ FO किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, है ना। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। तो डायरेक्टली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो लाइट में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, सनलाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, और सनलाइट में बहुत सारे कलर होने की वजह से एक जगह इमेज नहीं बनेगा, बहुत सारे जगहों पे इमेज बन सकता है। ऐसे ऐसे एबरेशंस को हम क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं, है ना। जो अलग अलग लाइट आएंगे, अलग अलग वेवलेंथ आएंगे, तो फोकल लेंथ भी FO भी अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग हो जाएगा।
तो उससे हमें मुक्ति पाने के लिए, उससे हमें फ्री होने के लिए, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमने क्या किया कि रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप का यूज किया जो फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन है, जो क्रोमैटिक एब्रेशन से पूरी तरह स्वतंत्र है ना। और इमेज कैसा है, ब्राइट है, फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। और आगे देखिए, और इसको इंप्रूव किया जा सकता है, और इसको इंप्रूव किया जा सकता है, अपडेट कर सकते हैं इसको। कैन बी मेड फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन बाय यूजिंग पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इन प्लेस ऑफ स्फेरिकल। और इससे भी बेहतर बनाया जा सकता है अगर हमने कॉनकेव मिरर को हटा करके अगर हमने यहाँ पे रख दिया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या मिरर, यहाँ अगर हमने पैराबोलिक मिरर रख दिया तो इस कहानी में क्या होगा। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कुछ इस टाइप से होता है ना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमने रखा है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या करेगा, ज्यादा है ना स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन, ये और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। ये जो है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये और ज्यादा क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा लाइट को। और ये जो है स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री नहीं है। कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर जो है स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री नहीं है, लेकिन जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसमें इससे कम एब्रेशन आते हैं, इससे कम प्रॉब्लम आता है। बेटर है स्फेरिकल जो कॉनकेव मिरर है उससे बेटर क्या होगा, पैराबोलिक मिरर है, अगर हमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं चाहिए तो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को पढ़ लेते हैं। फिर आगे चलेंगे हम लोग टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में। ओके, ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, ये एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ भी देखो, इसमें भी रिफ्रैक्शन, इसमें भी रिफ्रैक्शन, इसमें भी रिफ्रैक्शन। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप एक मॉडिफाइड टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मॉडिफाइड फॉर्म, एक चेंज स्वरूप है, मॉडिफाइड स्वरूप है। तो देखो पैरेलल रे यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का पहले यूज समझो क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। टू सी डिस्टेंट टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लिफ, ट्री, स्टेडियम एटसेट्रा। स्टेडियम में क्या, प्लेयर्स, स्टेडियम को देखेंगे कैसे भाई, तो प्लेयर्स को देखेंगे, इसमें प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, क्या हो रहा है कहानी में, वो सब चीज भी हम लोग समझेंगे। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज किसी माउंटेन को देखने में यूज होता है, किसी पेड़ को देखने में यूज होता है ना, जो दूर में। पैरेलल रे आ रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने, फील्ड लेंस के सामने, फिर यहाँ पे हमने एक इरेक्टिंग लेंस को प्लेस करके रखा हुआ है। इस टाइप का इरेक्टिंग लेंस जो है, इस टाइप का इरेक्टिंग लेंस जो है वो क्या कर रहा है, इसका मेन काम क्या है। देखो जो हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि एक बीच में हमने इरेक्टिंग लेंस रखा है। इसका काम क्या है, हमने इसको क्यों रखा है, इसका मेन काम यही है कि जो इंटरमीडिएट इमेज आ रहा है उसको इन्वर्ट करने का, है ना। जो इंटरमीडिएट आ रहा है इन्वर्टेड है, उसको इरेक्ट करने का। अगर ये इरेक्ट हो गया, समझो बात को, अगर ये इमेज इरेक्ट हो गया, है ना, तो अब ये इमेज इसके फोकल लेंथ के अंदर में आ जा रहा है, तो ये बना देगा क्या, वर्चुअल इमेज हाईली मैग्नीफाइड बना देगा और इसके सामने बना देगा। इसका मेन फंडा क्या है, इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन लॉजिक क्या है, इसके पीछे इसको लाने का मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट इमेज है उसको इरेक्ट करना था, खड़ा करना था। क्योंकि अगर खड़ा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज बनता था, यहाँ नीचे बन जाएगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, हाई मैग्नीफाइड बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमने इस लेंस को खड़ा करके रखा है, जो इंटरमीडिएट इमेज है उसको खड़ा कर देगा, और खड़ा करने के बाद जो फाइनल इमेज आ रहा है वो भी खड़ा होता है, वो भी क्या है, खड़ा हो जा रहा है। तो इसका मेन काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ खड़ा करना होता है। इसीलिए इसका अगर फोकल लेंथ f मान लें, इस इरेक्टिंग लेंथ का फोकल लेंथ अगर f मान लिया, तो 2f के पास इंटरमीडिएट इमेज रख रहे हैं, तो उसका इस
अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है इसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये इंटरमीडिएट इमेज बना है, ये इंटरमीडिएट इमेज इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? रियल ऑब्जेक्ट का। अब ये रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये क्या है? ये भी रियल इमेज बन रहा है। और मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है? -1। ये इमेज नीचे है, ये ऑब्जेक्ट में नीचे है तो इसको ऊपर खड़ा कर देगा, इमेज बना रहा है तो -1 है। सिर्फ यहाँ पे मैग्नीफाई नहीं कर रहा, ये सिर्फ इसका एक ही काम है, क्या करना है कि जो इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है इसको खड़ा करना, मेन काम यहीं पर। ठीक है, इसको मैग्नीफाई भी नहीं करना है, डिमिनिश्ड भी नहीं करना है, इसीलिए m = -1 रखा गया। सिर्फ और सिर्फ क्या काम है? इसको खड़ा करना। ये जो इमेज आया हुआ है इसको खड़ा कर देगा और इस इमेज को खड़ा करके अब ये इमेज जो इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, ये जो इमेज है अब इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है, इतना हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है और यहाँ देखिए इतना बड़ा बन जा रहा है। तो m = -1 और इस तरह से हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो भी पेड़ का इमेज देखेंगे, जो भी माउंटेन का इमेज देखेंगे, वो उल्टा नहीं रहेगा, वो सीधा रहेगा। इसका मेन काम, इसके वजह से, इस लेंस की वजह से, जो इरेक्टिंग लेंस है इसके वजह से जो आपको माउंटेन दिखेंगे, जो आपको पेड़ दिखेंगे, जो स्टेडियम में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको वो कैसा दिखेगा? वो सीधा दिखेगा। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज स्टेडियम में खेलते हुए प्लेयर्स की तरफ लगा देंगे तो क्या होगा? प्लेयर्स उल्टा दिखेंगे, है ना। जबकि ऐसा नहीं होता। जब कभी क्रिकेट हो रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जितने सारे देश हैं उसमें जो टेलीस्कोप यूज होता है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज होता है। उसमें क्या यूज होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज होता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या करता है? ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट नहीं होने देता, उसको इरेक्ट ही रखता है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट था तो फाइनली वो इरेक्ट ही है, खड़ा ही करके रखता है। तो शुरू में तो इन्वर्ट हो रहा था, बाद में इसी लेंस ने उसको इरेक्ट कर दिया। इरेक्ट करने से फाइनल इमेज भी क्या हो रहा है? इरेक्ट हो जा रहा है। इसकी वजह से स्टेडियम में जो खेल हो रहा होता है, चाहे फुटबॉल का स्टेडियम हो, क्रिकेट का हो, बैडमिंटन हो, कहीं भी किसी भी स्टेडियम में अगर खेल हो रहा होता है तो जो इमेज बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसको इरेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इन्वर्ट नहीं होने दिया जाता। ठीक है, उसको इन्वर्ट नहीं होने दिया जाता। मेन फंक्शन ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। सब कुछ सेम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा, बस बीच में ये इरेक्टिंग लेंस आ गया। इसका मेन काम क्या है भाई? तो ऑब्जेक्ट को, ये जो इंटरमीडिएट इमेज को खड़ा कर देने का, ऑब्जेक्ट बना देने का, ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देने का, फिर जो फाइनल इमेज होगा हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, है ना। हाईली मैग्नीफाइड होगा मतलब विजुअल एंगल उसका बढ़ जाएगा, क्लोजर टू आई, समझिए बात, क्लोजर टू आई, आंख के नजदीक आ जा रहा है, जिसके वजह से हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। प्लेग्राउंड हो, माउंटेन हो, क्लिफ हो, है ना, ट्री हो, जो भी है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस मैन है, ट्रेन है, जो कुछ भी है, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से फायदा उठाते हैं। ऑब्जेक्ट खड़ा का खड़ा ही रहता है, नहीं तो उल्टा अगर रहेगा तो क्या हम ऑब्जर्व कर पाएंगे? अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसलिए हमने इसका यूज किया, इरेक्टिंग लेंस का यूज किया। और मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2f इधर है तो 2f इधर भी लग रहा है, तो इमेज क्या हो रहा है? इरेक्ट हो रहा है। इसमें आप ट्यूब लेंथ की बात करें, इतनी बात समझ में आ गई। अब ट्यूब लेंथ की इसमें बात करें, L इज द ट्यूब लेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, L = FO। यहाँ पे देखो FO की बात करते हैं, यहाँ पे ट्यूब लेंथ कितनी है भाई? तो ये जो आ रहा है ये कितना है? F0। ये कितना है? F0 + 2f + 2f, तो 4f हो गया प्लस FE, FO + FE + 4f। अब इसका ट्यूब लेंथ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से तो 4 गुना बढ़ रहा है, 4f, दैट इज 4f टाइम्स 4f ज्यादा हो रहा है ना। इसका यूज आप समझ गए होंगे कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज कहाँ करते हैं हम लोग। ओके।